Good evening, everyone, and again a very lovely and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my today one video. Friends, my name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel Agreem English Academy. Guys, today I'm going to teach you active voice and passive voice. So let's start with me. Actually, I'm just going to teach 2 and 3 classes of active and passive voice, and this is going to be my first video of active passive. So let's start with me. Actually, before I start my class, I would like to recommend you, I would like to say to you, please have a look on the board. There are two sentences, two formulas are written here on the board. One is this and the second one is this. So now I'll define these formulas in Hindi. Friends, बोर्ड पे दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं. पहला फॉर्मूला आपका एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा फॉर्मूला आपका पैसिव का है. तो अगर आप एक्टिव और पैसिव सीखना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं, तो आपको इन दो फॉर्मूलों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इनको. देखिए, आप जब भी एक्टिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं, मीन्स जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या कोई भी टेंस बनाते हैं, तो जब जितनी भी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में कोई भी वाक्य आप बनाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला चलता है. सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, बहुवचन में है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में आती है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या होता है? मेन वर्ब आती है. मेन वर्ब में चेंज होता है. एक बार फिर समझिएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आएगा, और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. और यदि वाक्य में अदर वर्ड्स हैं तो वो कहेंगे सबसे लास्ट में. अगर अदर वर्ड्स हैं तो फालतू के शब्द हैं, वो कहाँ आते हैं? सबसे लास्ट में आते हैं. तो ये मेरा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है और ये मेरा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है. ठीक है. अगर वाक्य पॉजिटिव है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. और यदि वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक में क्या होता है? नहीं आता है, और नहीं के लिए क्या आएगा? नोट. तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यहाँ पे नोट आ जाएगा. वाक्य यदि नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. और यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो यह हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. और यदि वाक्य डबल इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. मींस ये चार चीजें हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, इनको पकड़ के रखिएगा कि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है. तो ये तो हो गया हमारा सब इंग्लिश एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला. लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है पैसिव वॉइस में. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी. हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या होता है? बी में चेंज आता है. पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा? बी. बी को ध्यान से सुनिए, पढ़ना गाइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी का खेल है. केवल बी आएगा ही आएगा, 100% आएगा. बिना बी के पैसिव का एक भी वाक्य नहीं बनेगा. तो बी आने ही आना है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. सही मायने में तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है पैसिव वॉइस. और उसके बाद बाय लगा के और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है. तो ये हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला है. अगर पैसिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव में बनाना है तो क्या आएगा? नॉट. और नॉट का आएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ. तो यदि वाक्य नेगेटिव है
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए शुरू करता हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव की लगभग सारे ही सिखा देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो आप टेंस आपने पढ़े होंगे, कुल मिला के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर एक एक के 4 होते हैं, तो कुल हो गए 12। अब 12 में से केवल 8 वाक्यों 8 टेंसेस के ही पैसिव बनते हैं, 4 टेंसेस के पैसिव नहीं बनते। मैं एक बार लिख देता हूं, ये पॉइंट याद करना है आपको, समझ दिमाग में रखना है। 12 में से केवल 8 टेंसेस के ही पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते। 4 टेंस के, जो हमारे 4 टेंसेस हैं उनके पैसिव नहीं बनते। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि 12 में से केवल 8 टेंसेस के ही पैसिव बनेंगे, 4 के पैसिव नहीं बनेंगे। और जो 4 हैं जिनके नहीं बनते वो कौन कौन से? तीनों तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गए और चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन चारों टेंसेस के पैसिव नहीं बनते। एक बार लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो 3 तो ये हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो गाइस इन चारों टेंसेस के जो हैं पैसिव वो नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और चौथा हो गया हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन चारों टेंसेस के पैसिव नहीं बनेंगे। ठीक है, जबरदस्ती मत कीजिएगा, बन तो जाएंगे जबरदस्ती, लेकिन कीजिएगा मत आप। तो ये बेसिक क्लास है मेरी एक्टिव पैसिव की। अब मैं आपको जो बचे हुए 8 टेंस है हमारे, उनके पैसिव कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस से शुरू करते हैं। चलो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से शुरुआत करते हैं। पहला टेंस है मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आपने इसकी पहचान पढ़ी होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। कोई भी वाक्य कंटिन्यू चल रहा है, हो रहा है, तो वो किस में बनता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज आर एम। जी हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम आता है, प्लस मेन वर्ब में हमेशा क्या आता है? आईएनजी। तो ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के आपको एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, इन दोनों फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके मैं आपको एक्टिव बनाना भी और पैसिव बनाना भी दोनों सिखाने वाला हूं। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए मेरा दोस्त है टिल्लू, एक वाक्य है मेरे पास कि टिल्लू खाना बना रहा है। टिल्लू खाना बना रहा है। अब सबसे पहले इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। हमने वाक्य पढ़ा टिल्लू खाना बना रहा है। अब एक्टिव में बनाना तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन बना रहा है खाना? तो टिल्लू। टिल्लू क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया टिल्लू। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब ये रहा है, रही है, रहे हैं, काम चल रहा है चूंकि, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज आर एम। टिल्लू एक वचन है तो टिल्लू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। टिल्लू इज। उसके बाद क्या है ना? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। अब वो मुख्य क्रिया क्या कर रहा है? बनाने की। तो बनाना क्या होता है? मेक। चलिए मेक लिख दिया। और क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बना रहा है? खाना। तो खाना क्या है? यहां ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये वाक्य सही है गाइस? गलती है। गलती क्या है? मैंने कहा था
सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या ना मेन वर्ब में चेंज आना है। जब इजआरएम आता है तो इजआरएम के साथ मेन वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। तो मेक में चूंकि काम चल रहा है तो मेक में क्या जाएगा, आईएनजी। तो वाक्य क्या बनेगा, टिल्लू इज मेकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बना रहा है, खाना। तो खाने को क्या बोलेंगे, फूड। तो वाक्य बनेगा हमारा टिल्लू खाना बना रहा है, टिल्लू इज मेकिंग फूड। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता, नहीं वाला होता, नहीं, कि टिल्लू खाना नहीं बना रहा है, नहीं, तो नहीं के लिए क्या आता, नोट आता। नोट गाइस कहां आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आ जाता है, वाक्य बन जाता है टिल्लू इज नॉट मेकिंग फूड। और यदि यही वाक्य फ्रेंड्स नेगेटिव ना होके इंटेरोगेटिव होता, क्या टिल्लू खाना बना रहा है क्या, तो क्या के लिए क्या करते हैं इस हेल्पिंग वर्ब को, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बस ये इज आगे आ जाएगा, और वाक्य क्या बनेगा, इज टिल्लू मेकिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। अगर डबल इंटेरोगेटेड, टिल्लू खाना क्यों बना रहा है, तो वाई, वाई आगे आ जाएगा, वाई इज टिल्लू मेकिंग फूड। ठीक है। तो मेरा वाक्य है टिल्लू खाना बना रहा है, टिल्लू इज मेकिंग फूड। अब इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना है, तो आप पैसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए। पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बना रहा है, खाना। तो सबसे पहले क्या आएगा, खाना, फूड। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। टिल्लू एक वचन है, टिल्लू के हिसाब से इज आया। फूड भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज, फूड इज। उसके बाद क्या आएगा, बी, चलिए मैंने बी लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, बनाना, मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड। तो वाक्य बन गया मेरा, फूड इज बी मेड। सही है गाइस? ऑब्वियसली गलत है। गलती क्या है, अच्छा बाय नहीं लगाया, चलिए बाय भी लगा देता हूं, बाय टिल्लू। अब सही है, अभी भी गलत है। गलती क्या है, देखो ये जो इज आया है, इज आर एम के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। चूंकि काम चल रहा है, यहाँ पे आईएनजी है, देखिए कंटिन्यूस का है, तो जाहिर सी बात है इज आर एम आएगा। इज आर एम आएगा तो क्या आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। अब इस इज के पेट में दर्द है, ये इज गया वर्ब के पास, और वर्ब से जाके बोला यार वर्ब मेरी आईएनजी ले ले, क्योंकि इज आर एम के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है कंटिन्यूस में। तो वर्ब के पास गया, वर्ब से बोला यार मेरी आईएनजी ले ले, और ये आईएनजी ले लेगा, ये मना कर देगी वर्ब। वर्ब क्या बोलेगी, यार ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है भाई, मैं नहीं तेरी आईएनजी ले सकता। तो मैं थर्ड फॉर्म में कभी आईएनजी आता नहीं है। अब ये फूड के पास गया, फूड से बोला फूड यार मेरी आईएनजी ले ले, इसमें लगा दे फूडिंग, ये भी नहीं लेगा। खुद लगा ले आईएनजी, खुद ले लेगा, इजिंग, इजिंग लगा नहीं सकता। तो लास्ट में थक हार के किसके पास जाएगा, बी के पास, और बी से बोलेगा यार बिग बी मेरी आईएनजी ले ले, और ये क्या बोलेगा, चल लगा दे। तो क्या बन गया, बीइंग। देखिए पैसिव वॉइस में जितनी भी समस्याएं आएंगी उन सब का समाधान कौन करेगा, बी। ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, फूड इज बीइंग मेड बाय टिल्लू। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता तो यहां भी नेगेटिव हो जाता, फूड इज नॉट बीइंग मेड बाय टिल्लू। अगर ये इंटेरोगेटिव होता, क्या टिल्लू खाना बना रहा है, इज आगे आ जाता, इज टिल्लू मेकिंग फूड, तो ये इज भी आगे आ जाता, इज फूड बीइंग मेड बाय टिल्लू। वेरी सिंपल। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये दो फॉर्मूले, सबसे पहले एक्टिव बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और यदि वाक्य में अदर वर्ड्स आए हैं तो वो आएंगे सबसे लास्ट में आएंगे। तो इस फॉर्मूले से पूरे के पूरे टेंस, पूरी की पूरी ट्रांसलेशन, पूरी की पूरी मॉडल्स जितनी भी है, पूरी ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस की इस फॉर्मूले से आपकी हो जाएगी। ठीक है। और सारे के सारे पैसिव वॉइस आपके इस फॉर्मूले से बन जाएंगे। तो अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है, एक्टिव पैसिव सीखने हैं, ट्रांसलेशन सीखनी है, तो गाइज आप इन दोनों फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कीजिए। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं आपको। एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए मैं बोलूंगा टिल्लू कपड़े धो रहा है, टिल्लू कपड़े धो रहा है। ठीक है। अब आप इसे ट्रांसलेट कीजिए, पहले एक्टिव बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, टिल्लू। काम कौन कर रहा है, टिल्लू कर रहा है, तो सब्जेक्ट है टिल्लू। उसके बाद चूंकि रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, टिल्लू एक वचन है तो क्या आएगा, इज, टिल्लू इज। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब, क्या काम कर रहा है, धोना। धोना क्या होता है, वॉश।
जब इज आया है तो वो उसमें क्या आएगा, आईएनजी। टिल्लू इज वॉशिंग, और क्या धो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो टिल्लू इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वाक्य बन गया हमारा। अच्छा, इसी को पैसिव में बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या धो रहा है वो, कपड़े, तो ऑब्जेक्ट है कपड़े, द क्लॉथ्स, द क्लोथ्स। अच्छा, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि कपड़े क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, आर, द क्लोथ्स आर। उसके बाद क्या आएगा, बी, चलिए मैंने बी लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। तो द क्लोथ्स आर बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सही है गाइस, वाक्य सही है। ऑब्वियसली गलती है, गलती क्या है, जब इजारे में आता है तो वाक्य में क्या आता है, आईएनजी, और आईएनजी कहां आएगी, बी में। जब आ रहा है तो बी में क्या आएगा, आईएनजी, तो क्या बन गया हमारा, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय टिल्लू। अगर नेगेटिव होता कि टिल्लू कपड़े नहीं धो रहा है, नेगेटिव होता तो क्या होता, नोट आ जाता। नोट कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहां पे नोट आ जाता, टिल्लू इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होता, द क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय टिल्लू। अगर ये इंटेरोगेटिव होता, क्या टिल्लू कपड़े धो रहा है, तो क्या होता, इंटेरोगेटिव होता तो बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, ये इज यहां जाता, इज टिल्लू वॉशिंग द क्लोथ्स, ये आर यहां आ जाता। क्योंकि जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बस। क्लियर। अगर डबल इंटेरोगेटिव होता तो इसके पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता, इसके पहले भी डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता। सो आई होप गाइज आपको ये यहां तक समझ में आया होगा। नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू द नेक्स्ट वन टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने पढ़ाया, अब मैं आपको दूसरा टेंस पढ़ाने वाला हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। जी हां, अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखने हैं तो आपको करना क्या है, बस ये दो फॉर्मूले जो बोर्ड पे लिखे हैं आप इनको पकड़ के रखिए, इनको दिमाग में सेट कीजिए, इसी से ही आपकी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन, पूरे के पूरे एक्टिव पैसिव आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा टेंस पढ़ाने वाला हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है परफेक्शन ऑफ एक्शन को, परफेक्शन ऑफ वर्क को। ठीक है, परफेक्ट हमेशा दिखाएगा परफेक्शन ऑफ वर्क, मींस काम की संपूर्णता को, कि कोई भी काम संपूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आपने कर लिया है। तो पहचान आपने पढ़ी होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, आदि। ठीक है, एटीसी, लिया है, दिया है, आदि, ये सब किस में आते हैं, कोई भी काम खत्म कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज और हैव। हैज और हैव आता है, प्लस हैज हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता होगा हैज कहां आता है, हैव कहां आता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, हैव आता है। ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ क्या आता है, हैज आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये वाले फॉर्मूले मुझे इंप्लीमेंट करने हैं। मैं बोलूं, चलो एक एग्जांपल है मेरे पास कि टिल्लू कपड़े धो चुका है, कपड़े धो चुका है, या टिल्लू ने कपड़े धो लिए हैं। अब ये वाक्य, इसको आपको पहले एक्टिव में बनाना है। एक्टिव में बनाएंगे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले क्या ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, टिल्लू, कपड़े किसने धोए, टिल्लू ने। अच्छा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, टिल्लू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, टिल्लू एक वचन है तो टिल्लू के साथ क्या आएगा, हैज, टिल्लू हैज। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन क्या क्रिया की उसने, मुख्य क्रिया क्या है, धोना। धोना क्या होता है, वॉश। और जब हैज हैव आ रहा है तो हैज हैव के साथ भाई टिल्लू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आएगा। हैज आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज वॉश्ड। टिल्लू हैज वॉश्ड, और क्या धो चुका है, कपड़े, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द क्लोथ्स। तो वाक्य बन गया हमारा, टिल्लू हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। ठीक है, और अगर इसी वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बनाना है तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, कपड़े, तो द क्लोथ्स। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब,
मैंने आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। भाई यहां पे तो टिल्लू एक वचन है तो है जाएगा, कपड़े बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। द क्लोथ्स हैव। उसके बाद क्या ना, बी, तो मैंने बी लिख दिया, चलिए बी। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉश्ड। तो द क्लोथ्स हैव बी वॉश्ड बाय टिल्लू महाराज। द क्लोथ्स हैव बी वॉश्ड बाय टिल्लू, सही है गाइस? ऑब्वियसली नॉट, गलती है। गलती क्या है, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बी में चेंज आएगा। जब हैव आया है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड फॉर्म है ये तो पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर हैज हैव आता है तो उसको अपनी थर्ड फॉर्म अलग से चाहिए, और वो कहां आएगी, बी में। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। तो वाक्य बन जाएगा द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। अच्छा, अगर वाक्य नेगेटिव होता कि टिल्लू कपड़े नहीं धो चुका है, नेगेटिव होता तो क्या होता, नोट आ जाता। यहां पे नोट आ जाता, टिल्लू हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। फिर इसमें भी नोट आ जाता, ये भी नेगेटिव बनता, द क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। सो गाइस, आई होप आपको यहां तक ये समझ आया होगा। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव होता कि क्या टिल्लू कपड़े धो चुका है, क्या आता, क्या से शुरू होता है, क्या पे खत्म होता, तो क्या होता, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती। ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, हैज स्टार्टिंग में आ जाता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते, हैज टिल्लू वॉश्ड द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क आ जाता। फिर अगर ये इंटेरोगेटिव है तो क्या, ये भी इंटेरोगेटिव उठता, ये है उठ के आगे आ जाता, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती, तो बन जाता हैव द क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। अगर डबल इंटेरोगेटिव होता तो क्या होता, इसके पहले WH वर्ड आ जाता, बस। क्लियर ना? आई होप यहां तक आपको ये क्लियर है। नाउ आई एम टीचिंग यू द थर्ड वन, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। तीसरा टेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं। प्रेजेंट में मैंने आपको दो पढ़ाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तीसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा होगा गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, कोई भी काम चल रहा था, हो रहा था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था तो उसे किस में बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, ये हेल्प पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज और वर्ब। वॉज और वर्ब आता है, और प्लस मेन वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। ठीक है, वाज वर्ब आएगा, वॉज वर्ब आएगा, और मेन वर्ब में हमेशा क्या आता है, आईएनजी आता है। अब आपको पता होगा यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, वर आता है, और ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, वोज आता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे इसके। मैं बोलूं यार, टिल्लू कपड़े धो रहा था, टिल्लू कपड़े धो रहा था। अब ये छोटा सा वाक्य मेरे पास कि टिल्लू कपड़े धो रहा था। अब आप चलिए, टिल्लू कपड़े धो रहा था। अब इसे हम एक्टिव में बनाएंगे तो क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, टिल्लू, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट लगा दिया मैंने, टिल्लू। ठीक है, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। टिल्लू चूंकि क्या है, एक वचन है, तो टिल्लू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वोज, तो टिल्लू वोज। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहा था, क्रिया क्या कर रहा था, धोना, क्या होता है, वोस, तो टिल्लू वोज वोस। और क्या धो रहा था, कपड़े, द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। तो गाइस सही है। ऑब्वियसली इसमें गलती है, और गलती क्या है, जब वाजवर आता है तो वाजवर के हिसाब साथ में मेन वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आएगा। जब वाजवर आता है तो वाजवर के साथ मेन वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, टिल्लू वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, टिल्लू वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। अच्छा, अब इसी वाक्य को मुझे पैसिव में बनाना है, तो पैसिव का फॉर्मूला लगा दो यार। सबसे पहले क्या ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द कपड़े, द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, द क्लोथ्स। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब कपड़े क्या है, चूंकि बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, वो जाएगा कि वर, जाहिर सी बात है वर आएगा यार, द क्लोथ्स वर।
उसके बाद क्या आएगा बी, चलिए मैंने बी लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है धोना, वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉश्ड बाय टिल्लू। सही है। ऑब्वियसली गलती वाक्य गाइस, गलती क्या है जब वाजवर आया है तो इसको अपनी आईएनजी चाहिए और आईएनजी कहां आएगी बी में, तो बी में क्या जाएगा आईएनजी। क्यों? क्योंकि वो चूंकि काम कंटिन्यू है, काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, वाजवर आएगा, वाजवर के साथ हमेशा क्या आता है आईएनजी। आईएनजी मेन वर्ब में आ नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब को अपनी आईएनजी चाहिए, ये किसके पास जाएगा बी के, और बी से बोलेगा बी मेरी आईएनजी ले ले यार, और बी क्या बोलेगा चल लगा दे, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान कौन करने वाला है बी। तो वाक्य क्या बनेगा हमारा द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय टिल्लू। अच्छा, अगर ये वाक्य नेगेटिव होता कि टिल्लू कपड़े नहीं धो रहा था, तो नहीं के लिए क्या आ जाता नॉट, ये वाक्य बनता टिल्लू वॉज नॉट, नॉट कहां आएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, टिल्लू वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। पैसिव बनता द क्लोथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय टिल्लू। तो अगर वाक्य नेगेटिव है, नहीं वाला है, नकारात्मक है, तो नॉट आएगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, यहां पे नॉट आ जाएगा, यहां पे नॉट आ जाएगा। और यदि यही वाक्य इंटेरोगेटिव होता, प्रश्नवाचक वाक्य होता कि क्या टिल्लू कपड़े धो रहा था क्या, तो क्या होता ये हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती, बस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती वॉज टिल्लू वॉशिंग द क्लोथ्स, और ये वाली हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाती, तो क्या बनता वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय टिल्लू, और लास्ट में क्या लगा देते क्वेश्चन मार्क। सो गाइस सारे के सारे वाक्य ऐसे बनने हैं, बस ये दो फॉर्मूले आप पकड़ के रखिएगा, कोई भी वाक्य हो आप इसी तरह से बनाएंगे, बस ये फॉर्मूले लगाइएगा आप। चलिए अब मैं आपको फोर्थ वन टेंस पढ़ाने वाला हूं, सेंटेंस नहीं टेंस, फोर्थ वन टेंस पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, अब परफेक्ट आपको पता ही है, परफेक्ट किसको दिखाता है परफेक्शन ऑफ वर्क, काम की संपूर्णता की को, कि पास्ट में कोई भी काम हो चुका था, चुकी थी और चुके थे, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई भी काम पास्ट में खत्म हो चुका था, पूरा हो चुका था, निपट चुका था, ठीक है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हैड, और हेड के साथ हमेशा मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, ठीक है गाइस। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूं कि टिल्लू, चलो टिल्लू को ही पकड़े ना बस, टिल्लू कपड़े धो चुका था, कपड़े धो चुका था, अब चुका था, चुकी थी, चुके थे, जाहिर सी बात है ये किसको बता रहा है टेंस को, कि मैं कौन सा टेंस हूं पास्ट परफेक्ट। बनाइएगा सबसे पहले एक्टिव, सबसे पहले क्या ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है टिल्लू, उसके बाद क्या क्या नहीं हेल्पिंग वर्ब, चुका था, चुकी थी, चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैड, टिल्लू हैड। उसके बाद क्या ना मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, क्या काम किया उसने धोना, धोना क्या होता है वॉश, लेकिन जब हेड आया है तो हेड के साथ वॉश की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, तो टिल्लू हैड वॉश्ड और क्या धो चुका था कपड़े द क्लोथ्स, तो सेंटेंस बन गया हमारा टिल्लू हैड वॉश्ड द क्लोथ्स। अगर इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े द क्लोथ्स, उसके बाद क्या ना है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या है हेड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे कोई भी हो हेड आएगा, तो द क्लोथ्स हेड। उसके बाद क्या है ना बी, चलिए मैंने बी लिख दिया, लेकिन बी के पहले हेड आ रहा है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, तो क्या बन गया बीन, द क्लोथ्स हैड बीन। फिर क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है धोना वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉश्ड, द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय टिल्लू महाराज। ठीक है गाइस, तो इस तरह से सारे वाक्य आप बना सकते हैं। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता कि टिल्लू कपड़े नहीं धो चुका था, नहीं के लिए क्या आता नोट आता, तो यहां नोट आ जाता हेल्पिंग वर्ब के बाद, टिल्लू हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। पैसिव बनाते द क्लोथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नोट आएगा, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। क्लियर? अगर ये वाक्य इंटेरोगेटिव होता कि क्या टिल्लू कपड़े धो चुका था, क्या क्या से शुरू होता, तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती बस यहां, तो क्या होता हैड टिल्लू वॉश्ड द क्लॉथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये वाली हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाती पैसिव वॉइस में भी।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड द क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय टिल्लू, और लास्ट में क्या लगाते थे, क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंटरोगेटिव होता तो इसके पहले क्या आता, WH वर्ड आ जाता इधर। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। सारे के सारे वाक्य इसी तरह से बनने हैं, बस आप ये दो फॉर्मूले पकड़ के रखिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। नाउ आई एम टीचिंग यू द 5th वन टेंस। अब मैं आपको 5वां टेंस पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त आज की क्लास होने वाली है। 5th वन मेरे साथ बने रहिएगा, आज की क्लास देखोगे तो मजा आएगा आपको, आपका उद्धार हो जाएगा। 5वां टेंस मैं आपको फ्यूचर में लेके चलता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, भविष्य, आने वाला, फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आपने पढ़ी होगी, गा, गी, गे। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं, वो किसके होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल और शैल आता है, विल और शैल आता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब आपको शैल भी पता होगा, आए के और वी के साथ क्या आना है, शैल आना है, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूं टिल्लू, टिल्लू को लपेटेंगे, टिल्लू कपड़े धोएगा। ठीक है, अब टिल्लू कपड़े धोएगा, अब ध्यान दीजिएगा, टिल्लू कपड़े धोएगा, वाक्य किस पे खत्म हो रहा है, गा पे, गा, गी, गे। जो वाक्य इन शब्दों पे खत्म होते हैं, गा, गी, गे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, अब इसको एक्टिव में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, टिल्लू, टिल्लू। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो क्या आएगा, विल सेल। टिल्लू के साथ क्या आना है, विल, तो टिल्लू विल। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। अब विल सेल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। मुख्य क्रिया क्या है, धोना, वॉश, तो टिल्लू विल वॉश। और क्या धोएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो टिल्लू विल वॉश द क्लोथ्स। गाइस क्लियर, टिल्लू विल वॉश द क्लोथ्स। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाएंगे इसी वाक्य का, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल से आएगा, कपड़े, कपड़ों के साथ भी क्या आएगा, विल, द क्लोथ्स विल। उसके बाद क्या आएगा, बी। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड। तो द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय टिल्लू महाराज। ठीक है, द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय टिल्लू। ठीक है, इसी तरह से सारे वाक्य बन जाएंगे, विल के साथ बी ही रहेगा क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये वाक्य नेगेटिव होता है कि टिल्लू कपड़े नहीं धोएगा, नहीं, तो क्या जाता, नॉट, टिल्लू विल नॉट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनता तो द क्लोथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय टिल्लू। और अगर यही वाक्य इंटरोगेटिव होता कि क्या टिल्लू कपड़े धोएगा, क्या, क्या से शुरू होता या क्या पे खत्म होता, तो क्या होता, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, ये विल यहां से हट के आगे आ जाता, तो क्या बन जाता, विल टिल्लू वॉश द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क लगा देते। पैसिव में भी सेम होता, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती बस, तो विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू, और लास्ट में क्या लगाते, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो गाइज इसी तरह से सारे वाक्य बन जाएंगे। अगर डबल इंटरोगेटिव होता तो WH वर्ड आ जाते और वो कहां जाते, हेल्पिंग वर्ब से आगे। सो फ्रेंड्स, सारे के सारे वाक्य इसी तरह से बनेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए तत्पर। अब मैं आपको 6th वन सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं, छठा वाक्य, छठा टेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट गाइस आपने सबने पढ़ा होगा, फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसे मींस चुका, पहचान आपने पढ़ी होगी इसकी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे वाक्य मतलब फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ये बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल हैव और शैल हैव। विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, और शैल हैव, विल हैव के साथ हैव आया है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, हैव के हिसाब से थर्ड फॉर्म आएगी।
तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है शैल हैव कहां आएगा, आई और वी के साथ क्या आना है, शैल हैव, और बाकी सबके साथ क्या आना है, विल हैव आना है। ठीक है, तो चलो वाक्य में बना के दिखाता हूं। मैं बोलूं कि यार टिल्लू, ठिल्लू हो गया, टिल्लू है ये, टिल्लू कपड़े धो चुका होगा। अब वाक्य किस पे खत्म हो रहा है, चुका होगा पे, टिल्लू कपड़े धो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट ही होंगे, उन्हें विल हैव, शैल हैव से बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, टिल्लू, अरे टिल्लू। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। टिल्लू के साथ क्या ना, विल हैव आएगा यार, फ्यूचर परफेक्ट का है, तो टिल्लू विल हैव। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, धोना। धोना क्या होता है, वॉश, और जब हैव आया है तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, वॉश्ड। तो टिल्लू विल हैव वॉश्ड, और क्या धो चुका होगा, कपड़े, द क्लोथ्स। तो टिल्लू विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। अब इसी वाक्य को हम पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, द क्लोथ्स। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। कपड़ों के साथ भी क्या आएगा, विल हैव ही आएगा, क्योंकि शैल हैव तो आना नहीं है यहां, सॉरी, द क्लोथ्स विल हैव। उसके बाद क्या आएगा, बी। चलिए मैंने बी लिख दिया, बी, द क्लोथ्स विल हैव बी। और वॉश की वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड बाय टिल्लू। सही है फ्रेंड्स, वाक्य ध्यान से देखिए, मैंने बनाया द क्लोथ्स विल हैव बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सही है, गलत है, गलती क्या है, वही जब विल हैव आ रहा है तो इसे अपनी थर्ड फॉर्म चाहिए। ये जो थर्ड फॉर्म है ये पैसिव वॉइस की है, इसको अपनी थर्ड फॉर्म अलग से चाहिए, और वो किसके पास जाएगा, बी के। बी से बोलेगा यार मेरी समस्या का समाधान कर, मेरी थर्ड फॉर्म ले ले, और ये क्या बोलेगा, चल लगा दे। तो क्या बन गया, बीन। तो वाक्य बनेगा द क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। क्लियर। अगर वाक्य नेगेटिव हो कि टिल्लू कपड़े नहीं धो चुका होगा, नहीं, तो नहीं के लिए क्या आएगा, नोट, और नोट हमेशा कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इन दोनों के बीच में आएगा यहां नोट, तो सेंटेंस बनेगा टिल्लू विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो यहां आएगा, भाई साहब ध्यान दीजिएगा, विल हैव, विल की और हैव के बीच में नोट आएगा, विल के साथ यहां। तो वाक्य बन जाएगा द क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। और अगर यही वाक्य इंटरोगेटिव होता, ये होता कि क्या टिल्लू कपड़े धो चुका होगा, क्या टिल्लू कपड़े धो चुका होगा, तो इंटरोगेटिव में क्या होता, ये जो विल हैव है ना, इसका हैव तो यहीं रह जाता और ये विल उठ के आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, विल टिल्लू हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो सेम सेम स्थिति है, बस विल आगे आएगा, हैव वहीं रहेगा। तो वाक्य क्या बनेगा, विल द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। इसी तरह से गाइस आप सारे के सारे वाक्य बना सकते हैं। मैंने आपको 6 टेंस आपको समझाए हैं अभी भी। इसके आगे जो 2 बच्चे हैं और एडवांस पैसिव बच्चे हैं और कॉम्पिटिटिव वाले पैसिव बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के, तो वे मैं आने वाली वीडियो में आपको उन सबको पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। Thank you very much for watching my video. Bye. Have a good night, everyone.